चंद्रकेतु और मलिका। ये एक और चित्र है दोस्तों। राजमहल के पड़यंतर में पड़ा ये कॉमिक्स राजमहल के पड़यंतर की दोस्तों। ये एक कॉमिक्स आगे डाल रखी है। अब शुरू करते हैं। महाराज, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, देवनगर के युवराज चंद्रकेतु पूरी तरह स्वस्थ व सानंद है। हाँ, एक दुख की सूचना, राजा विराट सेन अपनी और उसकी महारानी की मृत्यु हो चुकी है। अब महाराज विराट सेन के भाई आदिसेन देवनगर के राजा हैं। ओह, हमारे मित्र की मृत्यु हो चुकी है। राजा सूर्य बल्लम अपने मित्र राजा वीरसेन की मृत्यु का समाचार पाकर दुख भरे स्वर में डूब गए। तभी वहां महारानी लता ने प्रवेश करा। महाराज मलिका बहुत ही शरारती हो गई है। हर समय परेशान करती रहती है। महारानी बच्चे शरारती हुआ करते हैं। तभी महाराज अपने दूत को राजा विराट सेन व युवराज चंद्रकेतु की कुशल मंगल जानने के लिए देवनगर भेज दिया। वो क्या समाचार लाया है, भेजा था, क्या समाचार लाया, कहकर सूर्यबल्लम महारानी चंद्रकथा से मलिका को लेकर प्यार करने लगा। महारानी राजा विराट सेन और उसकी महारानी तो स्वर्गवास हो चुके हैं। हाँ, युवराज चंद्रकेतु स्वस्थ और सानंद हैं। ओह, राजा विराट सेन व उसकी महारानी की मृत्यु का समाचार तो बहुत अत्यंत बड़ा है। उन दोनों की आत्माएं को शांति प्रदान करे। महारानी, हम सोच रहे हैं कि जब राजकुमारी मलिका 19 वर्ष की हो जाएगी तो तभी उसका विवाह राजकुमार चंद्रकेतु के साथ कर देंगे। आपका विचार उत्तम महाराज। उधर देवनगर में भैया राजा सूर्यबल्लम के दूत अपने इच्छा झांसा दिया। मेरे पुत्र कपिल सेन को चंद्रकेतु समझेंगे और समय आने पर अपनी पुत्री मलिका का विवाह उसके साथ कर देंगे। देख लो सोममित्र सेन, हम कितनी दूर की सोचते हैं। तभी सोममित्र ने सोमनाथ ने छुप कर आदिसेन व सौमित्र की वार्तालाप सुन रहा था। ओह, तो ये राजा सूर्यबल्लम को धोखा देने की सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं जल्दी ही राजा सूर्यबल्लम के पास जाकर उन्हें सारी बात बता दूंगा ताकि धोखे में ना आए। तभी मंत्री बौखला कर जैसे आगे बढ़ी। थबाक! भैया, यह फूलदान गिरने की आवाज़ कैसी? मुझे लगता है बाहर कोई छुपकर हमारी वार्तालाप सुन रहा है। उसी ने से फूलदान गिरा है। जल्दी बाहर जाओ और चलकर देखते हैं। यह सब उनकी इतनी स्थिरता से हुआ कि मंत्री सोम भागने का मौका नहीं मिला। तो तुम छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? तुम्हारा इतना साहस कैसे हो गया सोमनाथ, इस तरह छुपकर हमारी बातें वार्तालाप सुनने का? तुम्हारी क्या प्रयोजन था? सोमनाथ समझ गया कि अब आदिसेन को क्रोध से बच नहीं सकते तथा उसने सोच कर ही बोलना उचित समझा। आदिनाथ सेन, मैं राजा का सेवक होने के नाते तुम्हारी घिनौनी चालों को सफल नहीं होने दूंगा। मैं राजा विराट सेन के हत्यारे से बात कर रहा हूँ और हत्यारे का आदर देना अनुचित है। उद्दंड सोमनाथ, तुम भूल गए कि तुम किससे बात कर रहे हो? ओह, अब इसका भी कोई ना कोई इलाज करना होगा। और अगले ही पल सौमित्र, सोमनाथ का जीवित रहना हमारे लिए खतरनाक है, इसलिए इसका वध कर दो। आदिसेन ने एक न एक दिन तुम लोगों का पाप का गड़ा अवश्य फूटेगा। तुम्हारे पापों का फल जरूर मिलेगा। हा हा हा। तभी सौमित्र ने तलवार निकाली और खचाक सोमनाथ की गर्दन धड़सा लगा होकर पृथ्वी पर गिरी। उसके प्राण पे गिर उड़ गए। उधर महारानी मलिका पंचाल देश में विद्या ब्राह्मणी के घर रहकर अपने दिन गुजार रही थी। चंद्रकेतु वृद्धा ब्राह्मणी की आंखों का तारा बन चुका था। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। माँ, चंद्रकेतु अब बड़ा हो गया है, अब इसकी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो बेटी। आज चंद्रकेतु को भट्ट ऋषि के आश्रम में शिक्षा अध्ययन के लिए छोड़ आऊंगी। और ब्राह्मणी चंद्रकेतु को लेकर भट्ट ऋषि के आश्रम में पहुंची। महर्षि, यह मेरा नाती चंद्रकेतु है। मैं चाहती हूँ यह आपकी छत्र छाया में रहकर अध्ययन करे। ठीक है, आप चंद्रकेतु को आश्रम में छोड़ जाइए था। चंद्रकेतु आश्रम में रहकर शिक्षा अध्ययन करने लगा। भट्ट ऋषि चंद्रकेतु की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गए हुए। उसे जो भी कार्य देते चंद्रकेतु समय से पहले ही उसे पूरा कर लाता। अच्छा, आश्चर्य, इतना छोटा होते हुए भी इसका
यह लड़का इतना बुद्धिमान कैसे हो गया? किसी कठिन कार्य को समझने में जरा भी देर नहीं लगता। धनुष पकड़ो और चंद्रकेतु गुज्जी गुरुजी। और आश्रम में प्रतिदिन हवन किया जाता था। ओम नमः भूत भव स्व स्वरण स्वरण वरण। और एक दिन महर्षि चंद्रकेतु की नानी मरणावस्था में है, घर में पड़ी है। आप कृपा चंद्रसेन को मेरे साथ भेज दिए ताकि वो अपनी नानी के अंतिम दर्शन कर सके। यह तो तुमने बड़ी दुखद बात बताई है। और भट्ट ऋषि का आशीर्वाद लेकर चंद्रकेतु उस आदमी के साथ घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर आह नानी माँ, वाह चंद्रकेतु, बहुत प्रतीक्षा कराई तूने रे। रो मत चंद्रकेतु, यह सब संसार का नियम है। जो जन्म लेती है वह चीज़ एक दिन मृत्यु पर अवश्य प्राप्त होती है। आज मेरा यह अंतिम समय आ गया बेटा। ऐसा न कहो नानी, आप ठीक हो जाएंगी बू। बेटा, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। तुम देवनगर के स्वर्गीय राजा विराटसेन के पुत्र हो। यह क्या क्या कह रही हो नानी माँ? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। यह तब वृद्धा ने ब्राह्मणी ने चंद्रकेतु सेन को सौमित्र के षड्यंत्र के बारे में सारी बात बताई। ओह, और कहा, बेटा आदिसेन, वह सौमित्र तुम्हारे पिता व माता के साथ बड़ा अन्याय किया है। मुझे वचन दो कि तू बड़ा होकर आदिसेन वह सौमित्र से बदला लेगा। मैं वादा करता हूँ नानी माँ, एक दिन आदिसेन और सौमित्र को मोट के घात उतार दूंगा। यह कहकर वृद्धा ब्राह्मणी मलिका की ओर देखा। बेटा मलिका, तू तू चंद्रसेन की बातों सुन रही है, तसल्ली हुई। मेरे चंद्रकेतु का ध्यान रखना, अब मैं चैन की नींद सो सकूंगी। इतना कहते ही वृद्धा ब्राह्मणी ने आंखें मूंद ली और उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। मलिका ने व्यथित हृदय से वृद्धा ब्राह्मणी का अंतिम संस्कार का प्रबंध किया और चंद्रकेतु की चिता में अग्नि दी। वृद्धा ब्राह्मणी की अंतिम संस्कार के पश्चात चंद्रकेतु शिक्षा ग्रहण करने के लिए पुनः भट्ट ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। पिताजी महाराज, मैं कोमल को देख ठीक 9 वर्ष पश्चात चंद्र केतु भट्ट ऋषि से शिक्षा ग्रहण करके अपनी माँ मलिका के पास वापस लौटा। माँ, मैं आ गया हूँ, अब तुम चिंता न करो, करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपने दोनों चाचा जी से मौत का बदला लूंगा, अपने दोनों चाचा जी से सिद्धि बदला लूंगा। एक दिन जब चंद्रकेतु बाजार जा रहा था, अरे सामने वे लोग भीड़ क्यों भागी चली आ रही है? मलिका ने चंद्रसेन को सीने से लगा लिया और तभी उसने एक हाथी पर जिंजर चिंगाड़ते हुए अपनी ओर आते देखा। ओह, तो इस हाथी के कारण ही लोग भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। लगता है हाथी पागल हो गया। ची 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 ची। हाथी चिंगाड़ता हुआ दौड़ा चला आ रहा था। जो भी सामने पड़ रहा था उसे सूंड में लपेट कर इधर उधर उछाल रहा था। बचाओ बचाओ, आह बचाओ। किसी किसी को अपने पैरों तले रोंद रहा था। बचाओ, भागो, दौड़ो रे। हाथी को अपने वश में करने के लिए सैनिक और मावत पीछे दौड़ रहे थे। जैसे ही चंद्रकेतु के पास पहुंचा, उसने हाथी को परिचित देते हुए हाथी का रास्ता रोक लिया। अरे यह युवक तो बड़ा दुस्साहसी है, लगता है यह युवक पागल हो गया, पागल है। इस युवक प्रकार हाथी को रोन डालेगा। फिर हाथी अचानक ठिनका, रुक कर फिर क्रोध में भरकर उसे कुचलने के लिए अपने दोनों पैर उठाए। लेकिन चंद्रकेतु ने फुर्ती से सूंड को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लिया और हाथी चंद्रकेतु को ऐसा करते चिंगाड़ाता हुआ द्रुत गति से भागने लगा। अब युवक जीवित नहीं बचेगा, इसमें जानबूझकर अपनी मौत बुलाई है। हाथी भागता जा रहा था और सूंड को चारों तरफ घुमा रहा था। चंद्रकेतु पृथ्वी को गिराने का असफल प्रयास कर रहा था। हाथी पर बैठी राजकुमारी मलिका बुरी तरह भयभीत थी और चंद्रकेतु ने अवसर पाकर कमर में बंदी कटार निकाली और हाथी की सूंड पर वार किया। जल्दी ही सूंड कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अतः हाथी दर्द से व्याकुल होकर पृथ्वी पर बैठ गया और उसी क्षण तभी चंद्रकेतु उठा और भागकर मलिका के पास पहुंचा। जैसे ही राजकुमारी की नजर मिली, कौन है यह युवक सजीला? आज यह न आता तो मैं मर जाती। ओह, इतनी सौंदर्यवान लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कौन है यह? कुछ कुछ देर में दोनों उसी अवस्था में रहने
उपरांत जब दोनों चौंके, आपका कारण आज हमारी जान बची है, आपकी आभारी हैं। आभारी होने की कोई अवस्था नहीं है, मेरा कर्तव्य था। मल्लिका उसकी बात से प्रभावित हुई। आप कौन हैं और किस नगर के वासी हैं? मेरा नाम चंद्रकेतु है, मैं इसी नगर में रहता हूँ। मैं पंचाल देश की राजकुमारी हूँ। ओह, तो तुम राजकुमारी मल्लिका हो। तुम्हारी निडरता और बहादुरी के बारे में जानकर हमारे पिताजी सौरभ वल्लभ बहुत खुश होंगे और तुम्हें मुंह मंगा इनाम देंगे। अच्छा, जो मांगूंगा तुम्हारे पिता देंगे? जी हाँ। हाँ हाँ, तुम जो भी मांगोगे मेरे पिता तुम्हें देंगे। देने से नहीं हिचकेंगे। फिर तो मैं उनसे अपना इनाम अवश्य मांग कर देखूंगा। देखें तुम्हारा देखें यह इनाम मुझे मिल देते हैं या नहीं। तभी सैनिक और महावत वहाँ आगे। राजकुमार जी, आप सुकुशल तो हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब महावत और सैनिकों को आगे बढ़कर पागल हाथी को जंजीरों में जकड़ लिया और राजकुमारी चंद्रकेतु को लेकर महल की ओर चल पड़े। राजमहल पहुंचकर चंद्रकेतु राजा सूर्यवल्लभ के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। युवक, तुमने यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि तुमने एक पागल हाथी को काबू में कर लिया। तुमने यह कैसे किया? महाराज, दुनिया में ऐसी कोई कार्य नहीं है जिसे मनुष्य नहीं कर सकता। सिर्फ उस कार्य को करने के लिए साहस की जरूरत है। चंद्रकेतु, तुमने हमारी इकलौती पुत्री की जान बचाई था। तुमसे बहुत प्रसन्न हो। तुम क्या मांगना चाहते हो? महाराज, मैं जो मांगूंगा क्या मुझे मिलेगा? अवश्य मिलेगा। तुम कहकर देखो तो सुनिए महाराज, आपसे राजकुमारी मल्लिका का हाथ मांगता हूँ। यह सुनते ही राजा सूर्यवल्लभ का पारा सातवें आसमान पहुंच गया। क्या बक रहे हो? यह सूर्य चंद्र के तुम होश में तो नहीं हो? महाराज, मैंने आपसे पूरे हाउस में रहकर आपसे यह बात कही है। जानते हो, तुम इस दुस्वास पर हम तुम्हें मृत्युदंड भी दे सकते हैं। महाराज, आपने राजकुमारी मल्लिका का हाथ मांगा है और आप मुझे प्राण दंड देने की सोच रहे हैं। इस प्रकार किस आप लोगों को मुंह मांगा पुरस्कार दिया करते हैं? यह सुनकर राजा सूर्यवल्लभ को अपनी भूल का एहसास हुआ। चंद्रकेतु, हमने तुम्हें बचपन से राजकुमारी मल्लिका का रिश्ता तय किया था, इसलिए मजबूरी है और हम मजबूर हैं और तुम्हें मल्लिका का हाथ नहीं दे सकते। इसके बदले तुम अपनी जितनी दौलत चाहो मांग सकते हो, हम तुम्हें खुशी से देंगे। नहीं महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मैंने आपसे जो मांगा था वह आप मुझे नहीं दे सकते और जो मैं बदले में लेना चाहते हो मैं वह नहीं ले सकता। इतना कहकर चंद्रकेतु राजा सूर्यवल्लभ के सामने सिर झुकाया और दरबार से बाहर लौट से निकल गया। उसके जाने के पश्चात चंद्रकेतु सचमुच साहसी युग है, निसंदेह राजकुमारी मल्लिका के लिए योग्य वर है। पर हम इससे पहले राजा विराटसेन से चंद्रकेतु को अपना दामाद बनाने के वचन दे चुके हैं, फिर भला इससे कैसे हो सकता है? राजकुमारी मल्लिका की विशेष दासी रमा मल्लिका को बताया क्या? राजकुमारी जी, युवक ने पागल हाथी को बचाया था, जानती हो? महाराज, सूर्यवल्लभ से पुरस्कार में क्या मांगा? क्या उसने आपका हाथ मांगा? राजकुमारी जी, यानी वह आपसे विवाह करना चाहता था क्या? यह तुम क्या कह रही हो रमा? महाराज, राजकुमारी जी, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन महाराज ने उसे भी निराश करके दरबार से भेज दिया। महाराज का कहना है कि आपके बचपन में ही वह आपको ब्याह देवनगर के राजकुमार चंद्रसेन से तय कर चुके हैं। ओह, मल्लिका सोच में पड़ गई। कुछ देर के बाद, रमा, तू इसी समय चंद्रकेतु के पास जा, उसे बुलाकर मेरे कक्ष में ले आ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। लेकिन राजकुमारी जी, चंद्रकेतु को तो मैं अपने साथ भला कैसे यहाँ ला सकती हूँ? चंद्रकेतु पुरुष है और किसी पुरुष को जनाने महल में प्रवेश वंचित है। ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो तभी सहसा रमा के दिमाग में विचार आया। वह राजकुमारी से बोली, राजकुमारी जी, चंद्रकेतु को स्त्री वस्त्र पहनाकर आपके साथ महल में ले आऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा, कहकर मल्लिका चंद्रकेतु के घर का पता बता दिया। कुछ देर बाद रमा एक जोड़ी स्त्री वस्त्र लेकर चंद्रकेतु के मकान के समीप पहुंची। मुझे यहीं रहकर चंद्रकेतु की परीक्षा करनी चाहिए। और रमा वहीं खड़ी चंद्रकेतु की प्रतीक्षा करने लगी। काफ़ी देर बाद चंद्रकेतु अपने मकान से बाहर निकला। तब रमा ने आवाज़ देकर उसे अपने पास बुलाया और राजकुमारी मल्लिका का संदेश देने लगी। ठीक है रमा, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन चलने से पहले वस्त्र को धारण कर लो। और तब चंद्रकेतु ने महिला के वस्त्र धारण कर लिया और रमा के साथ चल पड़ा।
कुछ देर बाद चंद्रकेतु रमा के साथ महल में प्रवेश करा। ए रमा, यह दूसरी ओर तेरे साथ कौन है? पहरेदारनी जी, यह मेरी बहन चंपा है और मेरे साथ राजमहल देखने आई है। रमा ने उत्तर पर पहरेदारनी संतुष्ट हो गई और चंद्र केतु के साथ लेकर रमा महल में प्रविष्ट हो गई और चंद्रकेतु राजकुमारी के कक्ष में छोड़ गई। रमा, मुझे ज्ञात हुआ है कि पिताजी महाराज ने आपके साथ मेरा हाथ मांगा था और आप, क्या यह सच है? हाँ राजकुमार जी, यह सच है कि मैंने आपके प्रथम बार देखा तब मन से मैं प्रतिज्ञा कर बैठा हूँ, विवाह करूँगा तो आपसे करूँगा, अन्यथा जन्म कुंवारा रहूँगा। यह तुम कैसी प्रतिज्ञा कर बैठे हो? मैंने अपनी जिद का पक्का हूँ राजकुमारी जी। यह सिर्फ जानने आया हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, क्योंकि आपकी सहमति बिना यह कार्य संभव नहीं है। कुछ सोचकर मलिका ने जवाब दिया, हमें तुम्हारा अपना जवाब कल देंगे। ठीक है, आज की तरह कल भी आपसे के पास आऊँगा। उसके बाद चंद्रकेतु रमा के साथ राजमहल से बाहर चला गया। मलिका सोच में डूब गई, तूने यह कैसी दुविधा में डाल दिया भगवान। और कुछ देर बाद वह देवी माँ की प्रतिमा सामने खड़ी थी। माँ, यह मुझे तेरा सहारा है। चंद्रकेतु मुझसे विवाह करना चाहता है। अगर तू समझती है कि चंद्रकेतु ठीक सोच रहा है तो अपने हाथ में पकड़ा फूल नीचे गिरा दे। मैं समझ लूंगी कि इस प्रकार तूने मेरी पर अपनी सहमति दी है। और फिर मल्लिका ने आंखें मूंद कर देवी की प्रतिमा के सामने आके बैठ गई। कुछ देर बाद जब आंखें खोली, आह, देवी माँ ने फूल नीचे गिरा दिया। इसका मतलब चंद्रकेतु मेरा पति बनेगा। आह देवी माँ, तुमने मुझे राह दिखाई, मुझे बहुत बड़ा उपकार किया। और राजा सूर्यबलम अपनी रानी चंद्र लता से कह रहा था, महारानी, आज एक युवक भरी दरबार में मलिका का हाथ मांगने आया। हमने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मलिका अब विवाह योग्य हो गई है। तो महाराज इतना सोचने की क्या बात है? आप फौरन ही दूत को भेजकर देवनगर सूचना भिजवा दीजिए। और आज ही ठीक से 1 माह बाद पूर्णिमा से के दिन राजकुमारी मलिका का विवाह युवराज चंद्रकेतु से करवाना चाहते हैं। तुम ठीक कह रही हो महारानी। इस प्रकार हमारा परसों से पहले दिया गया वचन पूरा हो जाएगा। अतः सूर्यबलम ने उसी समय देवनगर के राजा उदयसेन के नाम एक पत्र लिखा और दूत को देते हुए बोला, तुम शीघ्र देवनगर जाकर रवाना हो जाओ और यह पत्र राजा आदिसेन को देकर उसका जवाब लेने के बाद लौटो। जो गया महाराज। और उसी संध्या जब राजकुमारी मलिका महारानी चंद्रलता के कक्ष में प्रवेश किया। आओ बेटी आओ, आज हम तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाले हैं। कैसी खुशखबरी माँ? बेटी, तो खुशखबरी यह है कि आज से 1 माह पश्चात तुम्हारा ब्याह देवनगर के रघुराज चंद्रसेन से होने वाला। क्या? यह सुनकर मलिका सतम सी रह गई और महारानी की ओर देखने लगी। क्या हुआ बेटा? तुम यह समाचार सुनकर आश्चर्य में क्यों डूब गई? बस कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। इतना कहकर मलिका वहाँ से उठी और नजरें झुकाकर कक्ष से बाहर निकल गई। लगता है मलिका विवाह का समाचार पाकर आश्चर्यचकित रह गई है। और मलिका सोच में डूब रही थी। आज देवी माँ, तुमने चंद्रकेतु से विवाह करने की स्वीकृति दे दी है, फिर भला देवनगर के युवराज चंद्रकेतु से विवाह कैसे कर सकती हूँ? मुझे शीघ्र चंद्रकेतु को बुलाकर इस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। अपने कक्ष में पहुंचकर मलिका रमा को बुलाया और चंद्रकेतु को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। इस समय राजकुमारी जी, इस समय तो रात्रि होने वाली है। रमा, यह बहस करने की बात नहीं है, तू सिर्फ वही कर जो मैं कह रही हूँ। जो आज्ञा राजकुमारी जी कहकर रमा कक्ष से बाहर निकल गई। और इस समय कुछ समय बाद चंद्रकेतु राजकुमारी मलिका के सामने उपस्थित था। क्या बात है राजकुमारी जी? मुझे कल आने को कहा था, फिर इस समय क्यों बुलाया? बात ही कुछ ऐसी आ पड़ी है कि आपसे इस समय कष्ट देना पड़ा। हम आपसे विवाह करना को तैयार हैं, लेकिन क्या राजकुमार जी? हमारे पिता ने 1 माह भाद्र पूर्णमासी के दिन हमारा विवाह देवनगर के युवराज चंद्रकेतु से करना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसी अवस्था में हम क्या करें? वो तो यह बात है। तभी सहसा चंद्रकेतु का दिमाग में एक प्रश्न घुरंदा। देवनगर का युवराज चंद्रकेतु तो मैं हूँ, फिर यह दूसरा चंद्रकेतु कहाँ से उत्पन्न हो गया? जरूर इस बात में कोई गहरा रहस्य है। और फिर कुछ सोचकर मलिका से बोला, मलिका, तुम घबराओ नहीं, अब तुम्हारा विवाह मेरे साथ होगा। चुपचाप रहकर विवाह के दिन आने वाली की प्रतीक्षा करो। समय आने पर मैं किसी समस्या को सुलझा लूँगा।
मुझे तुम्हारे कथन पर विश्वास है चंद्रकेतु। और मलिका के पास से लौटकर चंद्रकेतु अपनी माँ मलिका के पास पहुँचा मालविका के पास पहुँचा। माँ, मेरे नाम से कोई दूसरा व्यक्ति चंद्रकेतु बनकर देवनगर के राजमहल में रह रहा है, यह कैसे संभव है? यह तू क्या कह रहा है बेटे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तूने जो कुछ कहना साफ साफ कह। तब चंद्रकेतु ने मलिका को सारी बात बता दी। इसका मतलब तेरे पिताजी महाराज तेरे बचपन से ही राजकुमारी मलिका से तेरा विवाह कर तय कर दिया था, लेकिन मुझे यह बात क्यों बताई थी? इस इस सवाल सवाल यह बात का नहीं है माँ, सवाल ये बात का है, देवनगर में मेरे नाम का युवराज बनकर कौन राजा सूर्यबल्लम को धोखा देना चाहता है? बेटा, जिस समय मैंने देवनगर के राजमहल छोड़ा था, उसी समय सौमित्र की पत्नी ललिता की गोद में तेरी उम्र का कपिल सेन नाम का पुत्र था। हो सकता है आदिसेन कपिल सेन को ही चंद्र केतु बनाकर देवनगर के युवराज बना रखा हो, लेकिन ऐसा करने फिर उसे क्या फायदा माँ? बेटे, आदिसेन और सौमित्र बहुत बड़ा खुरापाती दिमाग का आदमी है, इससे अवश्य कोई न कोई स्वार्थ छिपा होगा। ठीक है माँ, अगर वे लोग डाल हैं तो मैं पात पात हूँ। मैं इस विवाह द्वारा आदिसेन और सौमित्र को ऐसा मजा सिखाऊंगा कि वे अपना प्राप्त जीवन पर्याप्त याद रखेंगे। तू यह क्या बखेड़ा कर क्यों करता है? सीधे सीधे जाकर राजा सभा सूर्यबल्लम को क्यों क्यों नहीं देते कि तू ही असली सूर्य सेना और तेरे साथ ही मलिका का विवाह होना चाहिए। माँ, तू कितनी भोली है। राजा सूर्यबल्लम किस प्रकार मेरी बात पर विश्वास कर लेंगे कि मैं सच कह रहा हूँ? वे तो यही समझेंगे कि मलिका से विवाह करने के लिए झूठा बोल रहा हूँ। फिर क्या करेगा तू? विवाह वाले दिन मैं मलिका को अपने साथ लेकर पंचाल देश से रफू चक्कर हो जाऊंगा। तुम देखना माँ, आदिसेन व सौमित्र किस प्रकार मुंह की खाकर देवनगर वापस लौटते हैं, लेकिन मलिका के साथ लेकर तू पंचाल देश से भागने की क्या आवश्यकता है? तू अपने अपने साथ घर में ही छिप कर क्यों नहीं रह सकता? माँ, मलिका को राजमहल में गायब पाकर राजा सूर्यबल्लम सीधा संदेह मुझ पर जाएगा और वे मुझे तलाश करने यहाँ आएंगे, और इसलिए समय कुछ समय के लिए मैं राज्य से भाग जाना ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। बेटा, तुम्हारी योजना सुनकर मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं किसी विपत्ति में न फंस जाओ। माँ, तुम घबराओ नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा। और उधर सूर्यबल्लम द्वारा दूत का पत्र पाकर देवनगर का राजा दरबार में पहुंचा। प्रणाम महाराज को प्रणाम। दूत स्वीकार करो हो। पंचाल देश का राजा का दूत हूँ और उनके नाम से पत्र लेकर हाजिर हुआ हूँ। दूत के आगे बढ़कर राजा ने पत्र आदिसेन को थमा दिया और आदिसेन पत्र पढ़ने लगा। महाराज, आदिसेन को प्रणाम। विदित विदित हो कि राजकुमारी मलिका प्राणी ग्रहण सम संस्कार 1 माह पश्चात पूर्णमासी को दिन तय हुआ है। आपसे अनुरोध है, उचित समय पर बारात लेकर पंचाल देश पधारने का कष्ट करें, हमें आभारी होंगे। भव्य सूर्यबल्लम। पत्र पढ़ने के बाद आपने महाराज को से कहना, पूर्णमासी के दिन हम बड़ी धूमधाम से बारात लेकर आएंगे, देव पंचाल देश आएंगे। जो आज्ञा महाराज, कहकर दूत दरबार से रवाना हो गया। दूत के जाने के बाद मंत्री ने उठ कर पूछा, महाराज, दूत किसके विवाह का समाचार लेके आया था? युवराज कपिल सेन का विवाह पंचाल देश की राजकुमारी मलिका के साथ तय हो गया है। दूत उसी का समाचार लेके आया था। उधर चंद्रकेतु राजकुमारी मलिका से कह रहा था, मलिका, विवाह वाले दिन तुम मेरे साथ यह देश छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। रमा के अलावा कोई इस बात को नहीं जान पाएगा। ध्यान रहे, यह बात किसी के कान का न पता चले। ठीक 1 माह बाद पूर्णमासी के दिन देवनगर में भव्य बारात पंचाल देश पहुंची। राजकीय बाग में तंबू लगाया गया, बारात को ठहराया गया। एक तंबू में कपिल सेन। राजा सूर्यबल्लम को इस बात की बिल्कुल संदेह नहीं होना चाहिए कि तुम चंद्रकेतु नहीं, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा ताऊ जी। और आदिसेन उस और सौमित्र जब समय बहुत प्रसन्न थे। बल्लम, जैसे ही राजा हमारा संबंध होने
होने जा रहा है, यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो राजा। उधर राजमहल में रमा राजकुमारी मलिका के कह रही थी, राजकुमारी जी, भला बेला का समय नदी का आने जा रहा है, आपको राजमहल छोड़ देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो रमा। उधर चंद्रकेतु अपनी माँ मलिका से कह रहा था, माँ मुझे कुछ देर हो मुझे मुझे देर हो रही है, मलिका मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। जाओ बेटा, एक बात का ध्यान रखना, घर सिर लौटना, वरना तुम्हारी प्रतीक्षा में पागल हो जाऊंगी। जैसे ही मलिका के पैर छूकर चंद्रकेतु जाने लगा, बेटा सफ़र में तुम्हें धन की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ मैं तुम्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं देती हूँ। ठीक कह रही हूँ माँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। मलिका ने जाकर स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली ले आई और चंद्रकेतु को थमा दी। चंद्रकेतु ने थैली अपने वस्त्रों में छुपाई और घर से निकल पड़ा। अपने साथ वह एक जोड़ी मर्दाना कपड़े भी लेता चला गया। उधर छिपते छिपते राजकुमारी मलिका रमा के साथ राजमहल की चारद्वारी चारद्वारी से उस ओर पहुंची जहाँ एकांत था। राजकुमारी जी, यहाँ सीढ़ी पर चढ़कर चारद्वारी के ऊपर चले जाइए। दीवार के दूसरी ओर रखी सीढ़ी लटकी हुई है, उसके सारे दीवार से दूसरी ओर जाना। रमा, तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी जीवन। अगर तुम्हारी तुम्हारी हमारी मुलाकात होगी तो इस कार्य का पुरस्कार अवश्य दूंगी। इतना कहकर मलिका सीढ़ी चढ़ने लगी। चारद्वारी के ऊपर चारद्वारी के ऊपर पहुंचकर वहां लटकी हुई रस्सी के सारे नीचे उतरने लगी। मलिका सावधानी से उतरना, कहीं चोट न लग जाए। और कुछ देर बाद मलिका चंद्रकेतु के सामने थी। लो मलिका, यह वस्त्र पहन लो और दाढ़ी मूछ लगा लो, ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके। मलिका ने चंद्रकेतु के वस्त्र और दाढ़ी मूछ लगाकर अपने शरीर पर धारण कर लिया। वाह मलिका, अब तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता। अब चलो जल्दी घोड़े पर बैठ जाओ। मलिका ने तुरंत ही दूसरे घोड़े पर बैठ गई। अभी वे दोनों चले ही पड़े थे। कुछ देर जाने पर, एक, तुम कौन हो? इस समय कहाँ घूम रहे हो? हम देवनगर के निवासी हैं, चंद्रकेतु की बारात में आए हैं। हम नगर घूमने के लिए निकले हैं। ओह, हमसे भूल हो गई भैया, भाइयों हमें क्षमा करना। यह कहकर पहरेदार आगे बढ़े और मलिका व चंद्रकेतु को एक दूसरे से मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। जब बारात धूमधाम से राजमहल के बाहर पहुंच गई तो राजा सूर्यबल्लम आदि सैन ने स्वागत किया। आप लोगों का स्वागत है समधी जी। और जब वरमाला डालने का समय आया तो महाराज की दासी ने आदेश दिया, राजकुमारी मलिका तैयार हो गई होगी, उसे वरमाला के लिए ले आओ। दासी तुरंत ही राजकुमारी की मलिका के कक्ष की ओर पहुंचगी और जैसे ही कक्ष के नजदीक पहुंची, अरे यह क्या, तुम लोग कक्ष के बाहर क्यों खड़ी है? राजकुमारी मलिका कहाँ है? काफ़ी समय राजकुमारी मलिका अपने कक्ष में है और हम लोग बाहर निकाल दिया, पता नहीं तब अंदर क्या कर रही है। जल्दी से दरवाज़ा खुलवाओ, महारानी और राजकुमारी को वरमाला के लिए बुला रहे हैं। मैं अभी दरवाज़ा खटखटाती हूँ और अगले पल राजकुमारी जी दरवाज़ा खोलिए। जब बहुत देर तक खटखटाने के बाद भी कक्ष का दरवाज़ा न खुला, क्या बात है राजकुमारी जी, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ लगता है। इधर जब काफ़ी समय हो गया तो राजकुमारी मलिका वरमाला के लिए नहीं आई तो आदिशयन सूर्यबलम से बोले, राजकुमारी को आने में इतनी देर क्यों हो रही है? हम स्वयं राजमहल जाकर देरी होने का वजह जानकर आते हैं। और सूर्यबल्लम राजमहल में आए। क्या बात है, तुम अभी तक की राजकुमारी को लेकर विहार स्थल पर क्यों नहीं पहुंची? क्षमा करें महाराज, राजकुमारी के कक्ष में जो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही। क्या कहा? ऐसा कैसे हो सकता है? मलिका भला कक्ष में क्या कर रही है? महाराज, हम यह दरवाज़ा खटखटाते खटखटाते थक गए, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। और कुछ सोचकर सूर्यबल्लम में 5 खड़े सैनिकों को आज्ञा दी, दरवाज़ा तोड़ दो। जो आज्ञा महाराज। और कई सैनिक दरवाजे पर प्रहार करने लगे और कुछ देर बाद ही दरवाज़ा टूटकर गिर पड़ा। सूर्यबल्लम तेजी से कक्ष में प्रविष्ट हुआ। राजकुमारी तो यहाँ नहीं है, आखिर कहाँ जा सकती है? सूर्यबल्लम परेशान से चारों ओर देख रहे थे कि कभी दृष्टि एक कागज़ पर पड़ी। अरे यह कागज़ कैसा रखा है?
और सूर्यबल्लभ ने आगे बढ़कर तेजी से कागज उठाया और जल्दी से उस पर पढ़ने लगे। आदरणीय पिताजी महाराज, मैं अपनी आपकी इच्छा से राजमहल छोड़कर जा रही हूँ। चंद्रकेतु की इच्छा पूरी करने अपने वचन का उल्लंघन किया, इसलिए चंद्रकेतु के साथ स्वेच्छा से यह राज्य छोड़ कर जा रही हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर देना। आपकी बेटी मल्लिका। आपने अपने वचन इच्छा पूरी न करके आपने अपने वचन का। ओह बेटी, यह तूने क्या किया? तभी वहाँ महारानी ने प्रवेश किया। गजब हो गया मल्लिका। मल्लिका राजमहल छोड़ के चली गई क्या? महारानी, मल्लिका ने ऐसा करने से हमारी नाक कटवा दी। अब आदिसेन को हम क्या जवाब देंगे? हमारे दरवाजे पर जो बारात आई है उसका क्या करेंगे? ओह मल्लिका, तूने यह क्यों? तू मल्लिका, तूने तो हमारे माथे पर कलंक लगा दिया। यह तूने क्या किया बेटी? और कुछ देर बाद, महाराज अब एक ही रास्ता है, यदि आप आज्ञा दे तो बताऊं। जल्दी बताओ महारानी। मल्लिका तो चली गई, अतः अपनी जान बचाने के लिए हमें किसी अन्य लड़की को मल्लिका के वस्त्र पहनाकर विवाह स्थल पर ले जाना होगा, यानी आदिसेन को धोखा दे। उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता भी तो नहीं है महाराज। उन लोगों को ने भला क्या पता चलेगा कि वधु के वेश में मल्लिका नहीं कोई और है। ठीक है महारानी, हम हालात को हाथों में मजबूर है। आज आज वक्त ही ऐसा आ पड़ा है कि छल से काम लेना पड़ रहा है। और चिंता में डूबे डूबे महाराज सुनिए, सतल महारानी के कक्ष से बाहर निकला है। दासी कनक कनक इस कार्य के लिए उत्तम रहेगी। उसे मल्लिका के स्थान पर वधु बनाना ठीक रहेगा। अगले ही पल सूर्यबल्लभ के सारे दासी कनक को अपने पास बुलाया। कनक, तुम्हें स्थिरता से मल्लिका के वस्त्र पहन लो और तुम्हें अभी वधु बनकर मंडप पर चलना है। महाराज, कनक महारानी की बात सुनकर हकी बक्की रह गई। कनक को हकी बक्की देख सूर्यबल्लभ ने उसी समय सारी बात बताई। कनक, हम तुम्हारा विवाह देख देवनगर के राजकुमार चंद्रकेतु के साथ करा रहे हैं। देवनगर में किसी को भी यह बात पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम दासी कनक हो। जी महाराज। करनी का फल।